चौधरी चरण सिंह, राष्ट्रीय लोकदल। चौधरी चरण जी। राम राम जी। मैं समझ रहा हूं बहुत समय से बैठे हो, थक गए होगे। मैं सबसे पहले तो अपने तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। पूर्व विधायक और हमारे राजस्थान असेंबली के सभापति रहे श्री गिर प्रसाद तिवारी जी का अभी 2 दिन पहले निधन हुआ। भरतपुर जिले के थे और भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। राजस्थान में आकर आज मेरे लिए परम सौभाग्य है कि उनकी कर्म की भूमि में अपने लोगों के बीच, अपने बड़े परिवार के सदस्यों के बीच मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मेरी माता बहनें भी हैं, मेरे पगड़ीदार बुद्धि भी ऐसी है, या आपके भलेपन का आशीर्वाद मिल रहा है। यहां मान्यता भी है अलग अलग। तेजा जी को माना जाता है तो लोग कहते हैं तेजा जी की वचनबद्धता बहुत प्रसिद्ध थी और उन्होंने वचन दिया था, उसी में उन्होंने अपनी जान भी गंवाई। तो लोग कहते हैं कि तेजा जी का नाम ले लो और कुछ मन्नत मांग लो तो हो जाएगा पूरा। ऐसा ही मानते हैं ना लोग। मुझे तो लगता है कि मैं राजस्थान का नाम लेता हूं और जो काम करना चाहता हूं वो काम पूर्ण हो जाता है। इससे पहले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की एक लंबित परियोजना चल रही थी। मेरे मंत्री बनने से पहले 2 साल से लंबित थी, उसे अप्रूवल और सैंक्शन नहीं मिल पा रहा था। योजना तो परिचालित थी लेकिन उसको अनुमोदन नहीं मिल पा रहा था कैबिनेट का। 7 फरवरी की तारीख है, कैबिनेट की बैठक में अप्रूवल दिया गया। अगले दिन मेरे नागौर में कार्यक्रम था जो पहले से ही तय था। इस बार भरतपुर की तारीख अध्यक्ष जी कब ली थी आपने? 15 दिन हो गए। 15 दिन है गए इसमें काम में, भले काम में। और कल ही जो है प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लिए, नौजवानों के लिए 60,000 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना पे मोहर लग गई। तो ये तो काम राजस्थान का ही हुआ कि कोई बात राजस्थान जाने की तय होती है और आपके आशीर्वाद से अच्छा काम, विकास का कारवां हम लोगों का आगे बढ़ जाता है। तो यही कृपा और आशीर्वाद आप लोग बना के रखना। चौधरी चरण सिंह जी ने एक बात कही थी जिसकी गूंज आज भी देश के राजनीतिक गलियारों में तो है ही, गांव गांव में भी उस बात की गूंज, उस बात की समझ रखने वाले लोग जानते हैं कि वही बात आज भी ये देश के लिए प्रासंगिक है। और वो बात थी कि देश के खुशहाली का रास्ता ये देश के गांवों के खेत और खलिहानों के रास्तों से होके जाता है। यानी विकास की हम जो भी परियोजनाएं देश में बनाते हैं, जब तक उसके मुख्य बिंदु में ग्रामीण लोग नहीं होंगे, गांव का विकास नहीं होगा, तो भारत के दर्शन में व्यवहारिक तौर पर वे योजना लोगों को लाभान्वित नहीं कर पाएगी। भारत के विकास और प्रगति में उसका योगदान नहीं हो पाएगा। वही बात आज भी है। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी ने उस समय जो वकालत की थी, जो कहते थे कि कुटीर उद्योग को बढ़ावा दो, उनकी इच्छा थी कि जो कामगार व्यक्ति है, जो लोग हाथों से काम करते हैं, जिनके पास परंपरागत हुनर है, उनके पास सामर्थ्य ना हो लेकिन अपने काम की बारीकी की जानकारी है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम वो करते आए, चाहे किसानी का हो, चाहे कामगार का हो, चाहे कारीगर का हो, जो गांव के काम हैं, उन लोगों को काम मिलता रहना चाहिए, उनकी आय बढ़ती रहनी चाहिए। उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी तो वो बचत तो कम करेंगे, वो खर्च करेंगे, उससे छोटे व्यापारी को लाभ मिलेगा, भारत की अर्थव्यवस्था में उसका लाभ दिखाई देगा। और आज के समय में आधुनिक भारत के इस 21वीं सदी के भारत में, जहां भारत की तस्वीर आज बहुत बदल चुकी है और आप लोग भी महसूस करते हैं, गांवों के परिवेश में ये बैठक हो रही है। ये मोबाइल फोन जो लोगों के हाथों में आ गया, पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी। हमारे बुजुर्ग लोग कितना उसका इस्तेमाल कर रहे हैं मैं नहीं जानता, कितने लोगों के पास स्मार्टफोन और उसे कैसे आप चालित करते हो। लेकिन आज गांव गांव के बच्चे को मालूम है,
कोई सरकारी योजना बनती है, उसका लाभ भी लेना है तो सारी जानकारी, सारी प्रक्रिया, सब कुछ डिजिटल माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से घर घर सीधी पहुंचती है। चौधरी साहब का जमाना वो दूसरा था, आज ये समय अलग है, लेकिन इस समय में भी उस बात की गूंज है। उस बात पे गांव में कहीं भी सभा हो जाए, ये बयाना में हो रही है, देश के किसी कोने में आप सभा करेंगे और कहेंगे कि देश के बुनियादी ढांचे में किसान की गिनती होनी चाहिए, मजदूर की गिनती होनी चाहिए, तो ताली बजाएंगी। तो संख्या में आप कम नहीं हो, लेकिन आधुनिक भारत में हमें जो आगे बढ़ने के लिए चाहिए, हमें सीखना होगा, नए सिरे से सीखना होगा। और उस परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहता हूं कि जो कल परियोजना बनी है, आप मुझसे पूछ सकते हो कि उसमें भरतपुर का क्या जिक्र है। सुभाष जी बैठे हैं, ये हमारे दूसरी बार से लगातार जनप्रतिनिधि क्षेत्र से, भरतपुर से चुन के आए आपके सहयोग राष्ट्रीयवाद। क्षेत्र अलग अलग होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि लोकदल को मानने वाला, लोकदल को सपोर्ट करने वाले जितने लोग थे पूरे राजस्थान के, उनके चेहरे पे भी मुस्कान थी और उनको दिल में खुशी महसूस हुई कि सुभाष गर्ग दोबारा विधायक बने। और मैं बताना चाहता हूं कि भरतपुर के हिस्से में क्या आया। कल प्रधानमंत्री ने बटन दबा के जो उद्घाटन किया है, आजादी से आज तक कभी भी आईटीआई के संस्था को इतना पैसा, इतने संसाधन, इतना निवेश किसी सरकार ने नहीं किया। और ये ब्रज का क्षेत्र है, राजा महेंद्र प्रताप जी को तो जानते हो, खूब मानते हो ना। विदेशों में गए, स्वतंत्रता संग्राम में क्या नहीं किया उन्होंने, और जिस सम्मान के वो हकदार हैं, ये हम लोगों की कमियां और कमजोरियां रही हैं, हम लोगों के बंटवारे रहे कि वो शायद वो सम्मान हम लोग उनको अभी नहीं दिला पाए। लेकिन यहां के लोगों को बताना चाहता हूं, खासतौर से नौजवानों को, कि मैं कल आईटीआई की योजना की जो हमने लॉन्च करी, शुभारंभ किया, ये देश में पहली पॉलिटेक्निक और किसी ने नहीं बनाई थी। वो राजा महेंद्र प्रताप जी ने प्रेम विद्यालय वृंदावन में पॉलिटेक्निक की स्थापना 1909 में करी थी, और उसकी आधारशिला मदन मोहन मालवीय जी के हाथों से हुई। तो ये इतिहास है। उस समय आधुनिक इंजीनियरिंग का कोर्स उन्होंने चालू किया, तो गांव के लोग, गांव के बीच के लोग, किसान की अगली बिरादरियां, किसान की पीढ़ी सब समझती है कि हमें आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो आधुनिकता से जुड़ना पड़ेगा। जो दुनिया में नई विधि आ रही है उसे समझना होगा। आज के समय बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगती हैं, लेकिन मशीनरी बिल्कुल अलग है। पुराने वाले पेंच वाली मशीन नहीं लग रही। अब वो मशीन को मेंटेन करना, उस मशीन को चलाना, उस मशीन के माध्यम उत्पाद करना, इस आधुनिक फैक्ट्री में आम आदमी की बस की बात नहीं है। उसके लिए आपको प्रशिक्षित होना पड़ेगा। आप जिनके पास 2 बीघे, 4 बीघे, 6 बीघे खेत होगा, आप जानते हो कि आगे खेती से वो गुजारा नहीं। जिस हिसाब से आपके परिवार का जो हिसाब किताब बन पाया, अगली वाली पीढ़ी का भी शायद नहीं बन पाएगा। और नौकरियां उन्हीं को मिलेंगी आने वाले समय में, जो इस आधुनिक युग में अपने आप के प्रशिक्षण पे, अपने आप के तैयारी पे ध्यान देगा, अपने आप को वो सामर्थ्य देगा, वो औजार देगा, वो तंत्र देगा, अपने आप के लिए खड़ा करेगा मेहनत करके। ये चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि युवाओं के पुरुषार्थ से ही देश सबल बनेगा, विकसित बनेगा। आज भी भारत सरकार का वही मंत्र, आज भी भारत सरकार कह रही है कि अगर देश को विकसित बनाना है, 20 साल में बनाओ, 25 साल में बनाओ, 30 साल में बनाओ, तभी बना पाओगे जब देश के युवा, भारत के नौजवान के हाथ में वो ताकत दो, उसको वो पहचान दो, उसको वो सम्मान दो, और देश के मुख्य धारा में उसे आगे बढ़ने का अवसर दो। और ये 60,000 करोड़ की जो योजना बनी है, इसलिए बनाई गई। देश में 10 आईटीआई के समूह में पैसा लगाया जाएगा पहले चरण में, और देश के वो 10 समूह में राजस्थान में एक समूह जो चिन्हित किया गया वो भरतपुर है। वो भरतपुर ही नहीं, आईटीआई बयाना में भी है, उसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। आपके धौलपुर में भी आईटीआई है, सागिर जी बैठे हैं, धौलपुर की आईटीआई भी इसमें शामिल होगी। तो कुल 5 का समूह बना के डीग जिला, भरतपुर जिला, इस सभी जिलों में जो आईटीआई सरकारी हैं, जो अभी परिचालित हैं, जहां बुनियादी ढांचे भी शायद सही रूप में नहीं होंगे, उसके लिए एक भारी निवेश होने जा रहा है। और कौशल विकास में भरतपुर ने नए प्रयोग भी किए। मुझे बहुत खुशी हुई जब एक ही दिन के कौशल महोत्सव में भरतपुर के 2400 बच्चों को, नौजवानों को नौकरी मिली थी।
सुभाष जी को याद होगा, एक दिन में 2400 बच्चों को नौकरी मिली। और आगे भी जो ऐसे आपकी मांग होगी और आवश्यकता होगी, उस तरह के आयोजन इस ग्रामीण क्षेत्र और अंचल में हम लोग करेंगे। यहाँ के विकास के लिए भी बहुत प्रयासरत रहते हैं सुभाष जी। और हम लोग जाके गडकरी जी से हमने मुलाकात की थी। पहले के समय में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना बहुत कठिन था, और आज आप किसी देश के शहर में जाके देखेंगे, जहां आप 2 साल या 3 साल पहले गए होंगे, आज वहां के रास्तों में आप गुम हो जाएंगे, क्योंकि आपको पहचान नहीं आप कर पाओगे कि कौन सा रास्ता बन गया। ये नए रास्ते बन रहे हैं, नए एक्सप्रेसवे, नए हाईवे का निर्माण हो रहा है, उससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, लोगों का आवागमन भी सरल हो रहा है। और दूर दराज के क्षेत्रों में जहां कोई निवेश नहीं संभव होता था, व्यापार नहीं संभव होता था, शिक्षा के साधन नहीं होते थे, आज हाईवे के विस्तारीकरण से वे सारी चीजें अब सुलभ हो रही हैं। यहां भरतपुर में भी कई जगह हाईवे पे फ्लाईओवर, कनोटा, बस्सी चौराहा, मानपुर चौराहा, देहरा मोड़, ऊंचा नगला, यहां पे जो है फ्लाईओवर स्वीकृत हो गए हैं। और आगे भी जो डीपीआर है, जो जानकारी मैं दे रहा हूं कि भरतपुर से सारस चौराहा, काली बगीची, शीशम चौराहा, सेवर चौराहा, यहां भी अभी प्रस्तावित। मैंने आईटीआई के समूह की बात की भरतपुर की, जिसको बयाना के क्षेत्र को भी मिलेगा लाभ, और आने वाले 5 वर्षों में देश के लाखों नौजवानों को लाभ मिलना है। राजस्थान सरकार के सहयोग से, और क्योंकि यहां की सरकार ने उस योजना को समझा, उसके लाभ को समझा, उन्होंने एक और प्रस्ताव हमें दिया है, जो अलवर नीमराना के क्षेत्र में कार्यरत है, वहां जो उद्योग है उनके साथ उनको शामिल करके हम उसको क्रियान्वित करेंगे। इस क्षेत्र की बड़ी समस्या, क्योंकि राजस्थान का आदमी जानता है जल ही जीवन है, और जल के संसाधनों के महत्व को गांव के किसान भाई भी अच्छी रूप से समझते हैं। जो महिला बैठी हैं वो भी जानती हैं कि घर की व्यवस्था आपके हाथ में होती है। ईस्टर्न राजस्थान के 13 जिलों की एक लंबित परियोजना, जो बहुत बड़ी परियोजना थी, जिस पे बहुत राजनीति भी हुई, और वो ये समझो कि मामला ठप ही था। 70,000 करोड़ की परियोजना है, और 2025 के वर्ष के शुरुआत में ही जल संसाधन मंत्री जी ने, केंद्र मंत्री ने 2 टूक कह दिया था कि अब ये केंद्र की परियोजना है, 90% जो पैसा है, जो धनराशि है, वो केंद्र की सरकार इसमें देगी, और 5% ये जो 2 प्रभावित राज्य उसको देंगे, ताकि 13 जो हमारे जिले हैं 70,000 करोड़ की लागत से पैसा लगेगा, और यहाँ चंबल नदी हो, पार्वती नदी हो, उसका लाभ यहाँ के किसानों को और मूल निवासियों को मिलने जा रहा है। अब समय तो लगता ही है, ये ऐसी परियोजना जो एकदम नहीं दिखाई देती, लंबी अवधि की परियोजना है, लेकिन आज हम ध्यान नहीं करेंगे और आज ही निवेश नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारी कठिनाइयां बढ़ जाएंगी। और उसी अंदाज से मैं आपको कहता हूं कि आप अपने बच्चों के साथ भी बैठते हो तो उनके अंदर भी वो प्रेरणा पैदा करो। एक समय था जब स्कूल में बैठक होती थी और स्कूल के मास्टर बच्चों से पूछते थे कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे। ये ऐसा सवाल है जो मुझसे भी पूछा गया, सबसे पूछा जाता है स्कूल में, क्या बनोगे बड़े हो। कोई कहता है इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है अधिकारी बनूंगा, कोई कहता है सेना में जाऊंगा, कोई कहता है डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, अंतरिक्ष में जाऊंगा। बच्चों की जो कल्पना होती है उस अनुरूप वो कहते हैं, लेकिन अब वो समय नहीं है। आने वाले 10 से 20 वर्षों में इतना परिवर्तन होने जा रहा है तेज गति से कि ये जो हम काम गिना रहे हैं इन काम का स्वरूप ही बदल जाएगा। आज जो एक दौड़ होती है बच्चों की कि स्कूल खत्म कर लिया, चलो बीए कर लो, बीएड कर लो, डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं मिलेगी। आज वास्तविक स्थिति ये जरूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री होगी तभी नौकरी मिलेगी। 10वीं पास करके 12वीं पास करके भी आईटीआई का सर्टिफिकेट अगर आप ईमानदारी से प्रशिक्षण करोगे तो कुछ सीखोगे तो आपकी नौकरी आपको मिल सकती है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। एक समय आया था आपके बगल के राज्य में, कुछ समय हमने ऐसा भी कालखंड देखा जब बड़े नेता मुख्यमंत्री के पद पे बैठे कहते थे चीटिंग कर लो, चोरी कर लो, मैं हूं ना। आपको ध्यान होगा उसका नुकसान आज तक आपको मिल रहा है। मैं मंत्री बना हूं, मेरा ध्यान आया कि सिस्टम में, व्यवस्था में सुधार कैसे लाऊंगा। जब तक लोगों का विश्वास नहीं बनेगा कि ये सर्टिफिकेट, जो डिप्लोमा, जो स्कूल की पढ़ाई हम दे रहे हैं, इसमें सार्थकता है, इसमें व्यवहारिकता है, इसमें पारदर्शी तरीके से इम्तिहान हो रहे हैं,
इन पे कोई भी जो आपको नौकरी देने वाला व्यक्ति अगर विश्वास नहीं करेगा तो नौकरी मिल ही नहीं सकती। इसलिए मंत्री बनने के बाद बहुत सारी प्राइवेट आईटीआई चल रही थी, मैं नहीं कहता, लेकिन बहुत सारी हवा में भी थी, जो कमरा नहीं था लेकिन दिखाया जा रहा था कि 4 कमरे हैं और इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। जब तहकीकात की, 1 साल के अंदर 4.5 लाख ऐसी सीटों को मैंने बंद करने का काम किया है जो पाया गया जहां चोरी हो रही थी। किसान तो पैदा ही ईमानदार है, किसान ईमानदारी होता है। ये जितने लोग बैठे हैं, गांव का सबसे गरीब व्यक्ति भी बड़े दिल का व्यक्ति होता है और ईमानदार व्यक्ति होता है। इसलिए इस ईमानदारी की महत्व को आप समझते हो। चौधरी चरण सिंह के पूरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में उनकी सबसे बड़ी पूंजी यही थी कि लोग उनकी तरफ देखते थे और उनके वचन पे विश्वास करते थे और ये मानते थे कि हमारे हैं। मैं भी ये जानता हूं और मैं भी यही चाहता हूं और मेरा भी यही संकल्प है कि मैं कहीं भी जाऊं तो मुझे लोग कहें कि ये चौधरी चरण सिंह का नाती है, तो कुछ इसने भी कोशिश की उनके जैसे बनने की। ये भी मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी होगी। लेकिन आपको अपने बच्चों को बैठाना पड़ेगा, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा। मेहनत के कोई शॉर्टकट नहीं है। आप इम्तिहान चोरी से करवा दोगे, दिलवा दोगे, सर्टिफिकेट फर्जी दिलवा दोगे, उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि नौकरी के पहले दिन ही पत्ते खुल जाएंगे। नौकरी में रखने वाला व्यक्ति कहेगा भाई तू टेम्परेरी रहना है, परमानेंट नहीं होने वाला। तो इसलिए इस हुनर को अपने अंदर पैदा करना होगा और कोई चारा नहीं। किसान की अगली पीढ़ी को इस आधुनिकता समेत जोड़ना है। आईटीआई के माध्यम से 14,500 देश भर में आईटीआई हैं। आने वाले वर्षों में करोड़ों बच्चों को हमें प्रशिक्षण देना है कि नए उभरते भारत का वो हिस्सा बने और वो पिछड़ ना जाएं और पीछे ना रह जाएं। थोड़ी सी उनको इंग्लिश नहीं आती इसलिए उनको इंटरव्यू में अपनी बात कहनी नहीं आती, इसलिए उनको लिखना पढ़ना उस हिसाब से नहीं आता, या वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में समझा सकते हैं। सामने वाला इंटरव्यू ले रहा है वो इंग्लिश सुनना चाह रहा है, इस कारण से, या सिर्फ इसलिए कि वो गांव से आते हैं इसलिए उनको नौकरी ना मिल पाए। ये ऐसी परिस्थितियां, ऐसी व्यवस्थाएं मैं धिक्कारता हूं और ऐसी व्यवस्था हमने पीछे छोड़ दी है और पीछे छोड़नी है। और इस देश में, इस देश के भला हम चाहते हैं तो देश के नौजवानों को आगे बढ़ाना। मैं इस क्षेत्र के किसानों को और उत्पादकों को भी अपनी तरफ से, देश की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान में बहुत अव्वल किस्म की खेती भी है। कई ऐसी फसलें हैं जो आप देश में सबसे ज्यादा पैदावार करते हैं। और ये जो पूरी बेल्ट है, यहां तो सरसों ही सरसों है। अब आप हिसाब लगाओगे, अब जो मंत्र है सबने सुना आत्मनिर्भरता का, क्योंकि दुनिया में सभी देश ये सोच रहे हैं कि बाहर से लोगों को मत आने दो, बाहर से व्यापार को सीमित रखो, देश की मुद्रास्फीति को पे नियंत्रण रखो, महंगाई पे नियंत्रण रखो, देश की अर्थव्यवस्था को संभालो। जब सारे देश ये सोच सकते हैं तो दुनिया में जो 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था अब भारत बना है, क्यों हमें नहीं सोचना चाहिए? सरदार पटेल जी ने कहा था कि जो समाज एक नहीं रह पाता वो पिछड़ जाता है, और जो समाज के अंदर एकता बनती है, समन्वय बनता है, तो आध्यात्मिक नेतृत्व उस समाज के हाथ में चला जाता है। तो नैतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व को दुनिया में लाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भरता को कोई चारा नहीं। लेकिन वही सरसों जो आप पैदा करते हो, सरकार का दारोमदार बनता है कि वो सरसों का कण कण खरीदे, हर फसल को उस तरह से व्यापक तौर से किसान को खरीदे, या सुनिश्चित करे कि किसान को बेहतर भाव कैसे मिल सकता है। आज हम 1.5 लाख करोड़ तक आ गया है, 1.5 लाख करोड़ तक खाद्यान्न का तेल बाहर से हम मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका बिल 1.5 लाख करोड़ तक है। ये पैसा हमारे आपके जेब से ही तो जा रहा है। और दूसरी तरफ आप पैदावार कर रहे हो, अगर मार्केट का मूल्य एमएसपी के कभी नीचे चला जाता है तो किसान को कौन पूछता है? तो इसलिए किसानों को भी इस पे सोचना होगा। लोकदल तो पार्टी ही किसानों की है, और मैं आपको कह सकता हूं, सरकार हो या ना हो, लोकदल का कार्यकर्ता अपना काम कराना जानता है और अपनी लड़ाई भी लड़ना जानता है बेखूबी तरीके से। तो इसलिए जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा और जो उनकी कोशिश है, ऊर्जावान व्यक्ति हैं, सुभाष जी का अनुभव है, और हमारे अध्यक्ष जी, हमारे यूपी में तो योगी हैं, आपको मिल गए जोगी, जोगिंदर रवाना है, और फिर कमी रह जाती है तो लंबे चौड़े हमारे संतोष फौजदार हैं।
मुझे तो लगता है सरकारी कार्यालय की छत इनकी पूरा नहीं पड़ेगी। तो काम भी होंगे, पार्टी पे भी आप लोग ध्यान दो, पार्टी की सदस्यता चलाओ। और जैसे चौधरी चरण सिंह के जमाने में किसानों का एका हुआ था, जात पात का कोई अर्थ नहीं। और जिस आधुनिक भारत की मैं बात कर रहा हूं आज ही है। आज भी कई क्षेत्रों में आप देखेंगे, कार्य क्षेत्रों में किसी जाति से आ जाओ कोई मतलब नहीं है लोगों का, उस चीज से लोग ऊपर उठ चुके हैं। आगे नौजवानों के सामने और समस्या खड़ी होंगी अगर ये उसी चुंगल में फंसे रहे तो, कि मैं तो जमींदार हूं, मैं तो किसान, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे लिए छोटा काम नहीं। जो काम मिल रहा है करो, घुसो और किनारे में वरना खड़े रह जाओगे। सिस्टम का हिस्सा बनो। और मैं हूं ना, मैं कहता हूं छाती ठोक के बोलो, मैं हूं। जयंत हैं तुम्हारे लिए, जोगिंदर हैं तुम्हारे लिए, ये लोकदल खड़ी है तुम्हारे लिए। अपने ऊपर विश्वास करो। जयंत चौधरी, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल। अभी यहां कुछ दिनों पहले कौशल रथ को भी हमने संचालित किया। मैं नहीं जानता कि इस क्षेत्र में वो पहुंच पाया नहीं पहुंचा। जोगेंद्र जी को मैं कहूंगा कि दोबारा, क्योंकि अभी उसे हमने जोधपुर के जिले में भेजा है। बहुत अच्छी परियोजना है। वो गांव में रथ आता है, स्कूल में कॉलेज में संचालित है, और एक दिन बच्चे बैठते हैं, 20-20 का बैच बनता है, उनको आखिरकार सर्टिफिकेट मिलता है। तो अगर आपकी इच्छा हो, सहमति होगी और भागीदारी होगी तो कौशल रथ को वहां से सीकर और सीकर से दोबारा मैं यहीं भरतपुर पहुंचाऊंगा, ताकि यहां भी गांव गांव के क्षेत्र में घूमे, भ्रमण करें और काम करें। मैं फिर संघर्ष तो बहुत किया, अब काम करने का वक्त है। बहुत मुश्किल से कलम आई हाथ में, और आप आशीर्वाद बना के रखो, कलम का प्रयोग करूंगा तो आपको लाभ मिले, पीढ़ियों को लाभ मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।